नमस्कार दोस्तों, सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को उनके काम के दौरान बीमार होने या चोट लगने पर उन्हें किस तरह का अवकाश मिलता है और उस अवकाश को देने के क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं। कर्मचारियों को यह अवकाश किन नियमों के तहत दिया जाता है। यह जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, DOPT नोटिफिकेशन नंबर 11020/01/2017 इस्टेब्लिश्ड _L डेटेड 11 दिसंबर 2018 में जारी किया गया है और इसके तहत कर्मचारियों को वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जिसे WRILL भी कहते हैं और इसी के नाम से जाना जाता है, मिलती है। इसका शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट की डेट क्या है? जो ये नियम है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल सिविल सर्विस लीव, 4th अमेंडमेंट था ये, रूल 2018। और यह कब से प्रभावित होंगे, इफ़ेक्टिव होंगे? जिस डेट में ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है उसी डेट में से यह लागू होंगे। अब यह किन कर्मचारियों पे लागू होंगे उसके बारे में जानते हैं। Save as otherwise provided in these rules. These rules shall apply to government servants appointed to the civil services and posts in connection with the affairs of the union, but shall not apply to railway servants, persons in casual or daily rated or part-time employment, persons paid from contingencies, workmen employed in industrial establishments, person employed in work charge establishments, members of the All India services, persons employed on contract basis, etc. etc. इसमें और भी हैं जिन पे यह लागू नहीं होते हैं। What is WRIL यानी WRIL क्या है? कार्य से संबद्ध बीमारी और क्षति अवकाश क्या है, इसे हिंदी में यह बोलते हैं। The authority competent to grant leave may grant work-related illness and injury leave, hereinafter referred to as WRIL, ये शॉर्ट में यह WRILL कहा जाएगा, to a government servant, whether permanent or temporary, who suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in the performance of her or his official duties or in consequences of her or his official position, subject to the provisions contained in sub rule 1 of rule 19 of leave rule on the following conditions, namely, यानी किसी सरकारी सेवक, चाहे वह टेम्परेरी है या परमानेंट है, जो ऐसी बीमारी या क्षति से पीड़ित है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पालन के कारण हुई है, यानी जिस काम के लिए वह लगाया गया है सरकारी सेवा में, उसके कार्य के दौरान हुई है या गंभीर हुई है या उसकी शासकीय स्थिति के परिणाम स्वरूप हुई है, यानी उसका काम हजार्डियस नेचर का था और उसके कारण उसको इफ़ेक्ट हुए हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को अवकाश के नियम 19 के सब रूल 1 में जो कंडीशंस दी गई हैं उनके तहत ऐसे प्राधिकारी, ऐसे अथॉरिटी जो कि लीव सैंक्शन करते हैं, जो अर्न लीव भी आपकी सैंक्शन कर देते हैं या HPL सैंक्शन करते हैं, वह इस अवकाश को, जो शर्तें अब नीचे मैं बताऊंगा, उनके अध्याधीन रहते हुए स्वीकृत कर सकते हैं। जैसे फुल पे एंड अलाउंसेस शैल बी ग्रांटेड टू ऑल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ फ्री, यानी WRILL के कारण
अस्पताल में भर्ती होने की संपूर्ण अवधि, जितनी भी अवधि होगी, के दौरान सभी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे। बैंड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जब वह एडमिट रहा उस दौरान के तो मिलेंगे ही, अब उसके बाहर व्रिल शैल बी गवर्नड एज फॉलो। मतलब आप हॉस्पिटल में एडमिट होके घर आ गए या रेस्ट पे हैं तो तब आपको क्या मिलेगा। किसी कर्मचारी को अगर यह प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके बारे में कहता है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर, मतलब मिलिट्री ऑफिसर नहीं होगा वह, उससे भिन्न होगा, उसको फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर द 6 months इमीडिएटली फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब जैसे ही वह हॉस्पिटल से निकलता है उसके बाद अगर वह अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति होती है, तो उसे 6 महीने तक फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे। लेकिन यह उनके लिए लागू नहीं है जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, मतलब ऑफिशियल्स हैं, जैसे मिलिट्री वाले, पैरामिलिट्री वाले, उनके लिए लागू नहीं है ये केवल उनके लिए हैं जो अदर देन दिस हैं। और उसके बाद अगर 6 महीने के बाद भी उसको डिसेबिलिटी ऐसी चीज़ हो जाती है, हाफ पे फॉर 12 months, 12 महीने तक उसको हाफ पे मिलेगी। बियॉन्ड द सेड पीरियड ऑफ 6 months, मतलब 6 महीने के बाद उसको 1 साल तक हाफ पे मिलेगी। द हाफ पे पीरियड मे बी कम्यूटेड टू फुल पे विद corresponding number of days of half pay leave debited from the employees leave account। और यह जो हाफ पे 6 महीने के बाद जो हाफ पे 1 साल के लिए मिलेगी वह फुल पे में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? उसकी जो HPL अकाउंट में बैलेंस होगी उतने ही नंबर ऑफ डेज के। तो हॉस्पिटलाइजेशन के 1.5 साल तक कर्मचारी को यह अवकाश मिल सकता है फुल पे के अकॉर्डिंग, बशर्ते कि उसके अकाउंट में HPL हो सफिशिएंट, ताकि वह जो HPL है 1 साल का पीरियड वह रेगुलाइज हो जाए। अब नेक्स्ट है फॉर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स हैं उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगी फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर 6 months इमीडिएटली फॉलोइंग द हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के 6 महीने तक तो उन्हें फुल पे मिलेगी, और उसके बाद एंड फुल पे ओनली फॉर द नेक्स्ट 24 months, मतलब 2 साल तक फुल पे मिलेगी। इसमें HPL का कोई क्लाउज नहीं है, इसमें फुल पे है। वो किसके लिए है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स के लिए। अब ऑफिसर्स के बिलो रैंक के जो हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के, उनके लिए इसमें क्या कंडीशन है? इसमें है फॉर पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस फुल पे एंड अलाउंसेस विद नो लिमिट रिगार्डिंग पीरियड। मतलब कोई पीरियड की इसमें बाध्यता नहीं है, सीमा नहीं है। जितने भी दिन उसको ठीक होने में लगेंगे उसको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे। तो जो CAPF के कर्मचारी हैं जो ऑफिसरों से भिन्न है उनको इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इन द केस ऑफ पर्सन्स टू हुम द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाइज, ऐसे कर्मचारी जिनको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 लागू होता है उनके मामले में द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेबल अंडर व्रिल शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड अंडर द एक्ट। चूँकि उनको एक कंपनसेशन मिलता है ऐसी हजारडस ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसी बीमारी लगने के कारण इस एक्ट के तहत, तो वह जो कंपनसेशन मिलेगा वह जो लीव सैलरी होगी इसके लिए, जो हम वर्क रिलेटेड इलनेस, इंजरी, लीव के दौरान की जो लीव सैलरी होगी वह उससे जो कंपनसेशन मिलेगा उससे कम होने के बाद उसको पेड की जाएगी। नो अर्न लीव और हाफ पे लीव, ये नोट करना, इसमें क्या है? नो अर्न लीव और हाफ पे लीव शैल बी क्रेडिटेड ड्यूरिंग द पीरियड दैट एम्प्लॉइज इज ऑन व्रिल। यानी अगर आप 2, 2.5 साल, 3 साल, जैसे CAPF के NGOs हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके मामले में माना वो 3 साल तक रहते हैं, तो ये ध्यान रखें कि इस दौरान का न तो उनको अर्जित अवकाश जुड़ेगा और न ही HPL जुड़ेगी उनके अकाउंट में। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई CAPF का सपोज मान लिया हमने कर्मचारी है
जिसके ईएल अकाउंट में 180 दिन और एचपीएल अकाउंट में 90 दिन थे और वह हॉस्पिटलाइजेशन ये व्रील ले लेता है, व्रील उसको मिल जाती है, तो 1 वर्ष और 3 माह के लिए उसको व्रील मिली है, तो 1 वर्ष 3 माह के बाद जब वो दोबारा ज्वाइन करेगा तो उसके एक लीव अकाउंट में अर्जित अवकाश 180 दिन ही रहेगा। यानी इसमें 1 साल 3 महीने का कोई भी ना तो अर्जित अवकाश जुड़ेगा और न ही एचपीएल जुड़ेगी। ये मत समझना कि इसमें 30 दिन या 15 दिन जिसको जो लागू है वह जुड़ जाएंगे आपके और यह 180 से 195 या 210 हो जाएगा और एचपीएल उनका इसी तरह बढ़ जाएगा। यह इस प्रकार से नहीं बढ़ेगा। इस ड्यूरेन का एचपीएल और ईएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो ये ध्यान दें इस बारे में। इसमें जो पहले रूल थे 45 और 46 उनको हटा दिया गया है, अब यह रूल नहीं है। तो हमने यहाँ व्रील के बारे में जाना, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव के बारे में, और सरकारी कर्मचारियों को यह किस प्रकार से मिलती है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की नई नई जानकारियाँ जो कि ऑथेंटिकेटेड होंगी, नियमों के ऊपर आधारित होंगी, दूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ सीख लें और उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।